एवरीवन, स्वागत है आपका द रेडियंस हब यूट्यूब चैनल में। पैरेंट्स के डिसीजन का बड़ा पोर्शन हमने कवर कर लिया था, चीज़ें बची हुई थी उसको भी हम छोड़े हुए हैं। डिकंस्ट्रक्शन थियरी हमने पूरी तरह से कर लिया हुआ है। अब हम मूव करें मार्क्सिज्म पर, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म। तो इसके लिए जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो पीटर बैरी की बुक से ही है। पीटर बैरी जिनकी किताब है बिगिनिंग थ्योरी, उसमें से ही अपने काम की चीज़ें हम लोग निकाल लेंगे। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि नाम जैसा है इसका मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये केवल कार्ल मार्क्स से ही जुड़ा हुआ है। उनके बाद या उनके साथ और भी कई नाम आते हैं। एंजल्स का नाम तो आता ही है साथ में, उसके बाद एक पूरी तरह से कह लीजिए कि एक लंबी जनरेशन है मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट की, ठीक है। इवन रेमंड विलियम्स की वीडियोस में बना चुका हूँ। रेमंड विलियम्स भी एक मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट ही हैं, ठीक है। तो आज एक इंट्रो देते हैं हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का, जो कि पीटर बैरी ने दिया हुआ है। बिगिनिंग्स एंड बेसिक्स ऑफ मार्क्सिज्म। तो भाई जैसे मार्क्सिज्म की बात करेंगे तो सबसे पहले जो नाम आएगा ऑब्वियस है कि वो कार्ल मार्क्स का ही आएगा। KARLMARX, कार्ल मार्क्स। जन्म हुआ है 1818 में एंड ही डाइड इन 1883। इसका मतलब 19th सेंचुरी, यानी मार्क्सिज्म की शुरुआत 19th सेंचुरी में हुई। अ जर्मन फिलोसोफर, कहाँ के थे? जर्मनी के थे। एंड फ्रेडरिक एंजल्स, FRIEDRICHENGELS, फ्रेडरिक एंजल्स 1820 में पैदा हुए, 1895 में डेथ हुई। कौन थे ये? अ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, यानी मार्क्स थे फिलोसोफर और एंजल्स थे सोशियोलॉजिस्ट, जैसा कि अब उन्हें जाना जाता है। वर द जॉइंट फाउंडर्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट। मैं बार बार बताता हूँ कि लिटरेचर पढ़ने वालों को ये मालूम होना चाहिए, स्कूल का मतलब केवल विद्यालय नहीं होता। स्कूल का मतलब ये एक अलग डोमेन होता है, एक अलग विचारधारा के मानने वाले लोग होते हैं, उनको स्कूल कहा जाता है, स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। यानी एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी। तो इस स्कूल ऑफ थॉट यानी मार्क्सिज्म की हम बात कर रहे हैं। मार्क्सिज्म के फाउंडर के रूप में हमें दो फाउंडर्स मिलेंगे, जॉइंट फाउंडर्स मिलेंगे, और वो दो नाम हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स का। बिल्कुल याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मार्क्स वॉज द सन ऑफ अ लॉयर, एक वकील के बेटे थे मार्क्स, बट स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन ग्रेट पॉवर्टी as a political exile from Germany, living in Britain। बेटे थे वकील के, उस हिसाब से तो लाइफ अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन मार्क्स को पॉलिटिकल एग्जाइल मिल गया था, ठीक है। कब मिला था? 1848 के बाद, 1848 के ईयर ऑफ रिवॉल्यूशंस के बाद। तो आप देखिए कि उनका जन्म हुआ है 1818 में, तो 1818 से 1848 30 साल हो गए। यानी जब वो 30 साल के थे, उसके बाद का जो समय है, उसके बाद की जो उम्र है उनकी, वो बीती है कहाँ पर? ब्रिटेन में, क्योंकि उनको एक्सपेल कर दिया गया था ईयर ऑफ रिवॉल्यूशंस के बाद, ठीक है। तो वहाँ पॉलिटिकल एग्जाइल झेलते हुए कार्ल मार्क्स की ज़िंदगी का ज़्यादातर समय गरीबी से जूझते हुए बीता, और ये कारण है
कि उन्होंने उस क्लास के दर्द को समझा, लोअर क्लास कह लीजिए। एंजल्स हैड लेफ्ट जर्मनी इन 1842, और एंजल्स दूसरे कारण से छोड़े थे जर्मनी, 1842 में छोड़े थे, टू वर्क इन मैनचेस्टर फॉर हिज फादर्स टेक्सटाइल फर्म। एंजल्स अपने पिता के टेक्सटाइल फर्म पर काम करने के लिए, कहाँ पर? मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर कहाँ है? ऑब्वियसली ब्रिटेन में है। तो वो वहाँ पहुँचे थे पिता के फर्म में काम करने के लिए। देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब दो अलग अलग लोग हैं, दोनों की सिचुएशन अलग अलग है, लेकिन दोनों पहुँचते हैं ब्रिटेन और वहाँ मुलाकात होती है उनकी। कैसे? दे मेट after Marx had read an article by Engels in a journal to which they both contributed. वहाँ एक जर्नल था जिसके लिए दोनों ने लिखा था, दोनों की राइटिंग्स पब्लिश हुई थी उसमें इंडिविजुअली, और बाद में मार्क्स ने पढ़ा था उसमें एंजल की राइटिंग को, फिर दोनों की मुलाकात हुई। They themselves called their economic theories कम्युनिज्म rather than मार्क्सिज्म। कह रहा है कि यहाँ पर ये बात समझनी होगी कि जिसको आज हम मार्क्सिज्म के नाम से जानते हैं, उसके लिए इन लोगों ने मार्क्सिज्म वर्ड का यूज़ नहीं किया था। इन लोगों ने किस वर्ड का यूज़ किया था? कम्युनिज्म का यूज़ किया था। तो कम्युनिज्म को मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी, जो अमेरिकन डिक्शनरी है, अभी उसने कैसे डिफ़ाइन किया मैं बताता हूँ आपको। एक बात अभी आपको अपडेट में कर दूँ। अभी अमेरिका में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह से जो सिचुएशन है, ब्लैक्स फिर से आ गए हैं फ्रंट पर अपनी इक्वालिटी की लड़ाई लड़ने। तो ऐसे में एक औरत ने मेल किया था मेरी वेबसाइट डिक्शनरी वालों को कि रेसिज्म का जो डेफिनेशन आपकी डिक्शनरी में अवेलेबल है वो कंप्लीट नहीं है, उसमें और कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी होंगी। तो डिक्शनरी वालों ने बाकायदे उसके मेल का जवाब भी दिया था और वो इस बात से सहमत हैं कि हाँ, उसका मानना सही है, उस डेफिनेशन में एडिट करने की ज़रूरत है। तो अपने नेक्स्ट एडिशन में वो इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, तो मैं बात करता कम्युनिज़्म, जो वो कह रहे थे ये लोग, और जान लीजिए कि उनके कहने से, उनके यूज़ से ही वो पहली बार यूज़ हुआ था। मेरी वेबसाइट डिक्शनरी आप खोल करके देखेंगे तो पहला यूज़ मिलेगा उस वर्ड का 1840 में। तो क्या है कम्युनिज्म का मतलब, क्या है डेफिनेशन? देखिए, अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सोसाइटी इन विच द गवर्नमेंट ओन्स द थिंग्स दैट आर यूज्ड टू मेक एंड टू ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स। यानी एक ऐसी तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना जिसमें मालिक कौन रहे? गवर्नमेंट रहे। गवर्नमेंट ओन करे प्रॉपर्टी को, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल ना रहे। ठीक है? तो गवर्नमेंट जो है ओन करे प्रॉपर्टी को बनाने के लिए भी और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी। और उसमें कुछ एग्जांपल के बतौर आप देख रहे हैं, लैंड है, ऑयल है, फैक्ट्रीज है, शिप्स है, ऐसे मतलब तमाम जो चीज़ें जो पब्लिक यूसेस की चीज़ें हैं उसको ओन करे कौन? गवर्नमेंट। देयर इज़ नो प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी। ये मेन चीज़ है यहाँ पर कि कम्युनिज्म इस बात की वकालत करता है, इस बात की एडवोकेसी करता है कि प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। और देखिए, अब इस चीज़ से आपको समझ में आ जाएगा कि मार्क्सिज्म कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपको समझने के लिए, स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। जब आप देख रहे हैं हर चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, यहाँ तक कि रेलवे की कुछ चीज़ों का भी प्राइवेटाइजेशन होना शुरू हो चुका है। तो इससे ये समझ में आएगा कि मार्क्स जो है आज भी कितने रेलेवेंट हैं। मार्क्स को पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे समझदार लोग जो सरकार के समर्थन में होते हैं, वो सरकार की तमाम नीतियों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। और उन्हीं के लिए आज के डेट में ये वर्ड गाली के समान यूज़ होता है, कम्युनिस्ट है। समझ रहे हैं?
तो मार्क्स को जो अच्छे से समझ लेगा, जिस तरह से वो बातें करते हैं क्लासलेस सोसाइटी की, और अगर इंसान उस तरह से चीज़ों को एज्यूम करना शुरू कर दे, उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस रखनी शुरू कर दे, तो लोग उसको कम्युनिस्ट का टैग दे देते हैं, प्रशंसा के लिए नहीं, एक गाली जैसे। खैर, जो भी हो, फिलहाल आप समझिए कि मार्क्स क्या कहते हैं, कम्युनिज्म क्या कहता है। वो यही कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी, वो गवर्नमेंट के हाथ में होनी चाहिए, प्राइवेटली ओन्ड सेक्टर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनके होने से क्लास का निर्माण होता है। कैसी क्लास? एरिस्टोक्रेटिक क्लास, या जिसको आप बोलते हैं अपर क्लास सोसाइटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे जो कास्टिज़म है, जो कास्ट का डिवीज़न है, ठीक है, उस तरह से जैसे अमेरिका में रेस के आधार पर डिवीज़न है, ब्लैक वाइट, उसी तरह से ब्रिटेन या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में क्लास का डिवीज़न था, या है भी अभी भी। वो ख़त्म थोड़ी होने वाला है इतनी आसानी से। तो जो क्लास का डिवीज़न है उसमें हायर क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी, लोअर क्लास, ऐसा खूब प्रॉपर्टी। मिडिल क्लास सोसाइटी जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसको बुर्जुआ भी कहते हैं, बड़ा अच्छा वर्ड है, BOURGEOIS, ठीक है। और जो लोअर क्लास सोसाइटी है जिसमें वर्कर्स आते हैं, तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो हायर क्लास में चले गए, उनके लिए काम में चले गए, ठीक है। यहाँ पर निराला की वो लाइन मुझे हमेशा याद आती है, जब भी मार्क्स की हम बात करते हैं, तो जिस तरह से उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को इस तरह से संबोधित किया है, अबे सुनबे गुलाब, तो उसमें वो उस एग्ज़ाम्पल, गुलाब के एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है निराला ने कि कैसे जो गुलाब है, जो अपनी खूबसूरती के लिए इतना इतराता है, उसकी वो खूबसूरती उसकी अपनी नहीं है, उसको दिए हुए खाद, उसको दिए हुए पानी से वो खूबसूरती मिली है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो फलता फूलता है, उसमें जो एफ़र्ट लगता है वो वर्कर्स का लगता है, लेबरर्स का लगता है, उनकी मेहनत से ये फलता फूलता है, और गुलाब नवाब बन करके इतरा रहा है। कभी पढ़िएगा, बन के इतरा रहा है कैपिटलिस्ट करके, वो बहुत अच्छी तरह से जो है उस कविता के माध्यम से चोट की है कैपिटलिज्म पर निराला ने। ठीक, तो समझ गए कम्युनिज्म क्या है मेरे अनुसार, डिक्शनरी के अनुसार। इसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है, दे themselves call their economic theories communism, designating their belief in the state ownership। मतलब इसका ये कि वो सपोर्ट करते हैं इस बात की, कोई एडवोकेसी करते हैं कि स्टेट ओनरशिप होनी चाहिए इंडस्ट्री की, शिप की, ट्रांसपोर्ट की, rather देन प्राइवेट ओनरशिप, यानी प्राइवेट ओनरशिप नहीं होना चाहिए, स्टेट ओनरशिप होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था जब वो कम्युनिज्म वर्ड का यूज़ कर रहे थे। तो बाद में इसी कम्युनिज्म को मार्क्सिज्म के नाम से जाना गया। Marx and Engels announced the advent of communism in their jointly written Communist Manifesto of 1848। बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है, बिल्कुल याद रखिए। जैसे आप जानते हैं कि रोमांटिसिज्म की ऑफिशियल बिगिनिंग मानी जाती है लिरिकल बैलेट के पब्लिकेशन से, जो कि 1798 में हुआ था। उसी तरह से जब आप बात करेंगे मार्क्सिज्म की बिगिनिंग की, ऑफिशियल बिगिनिंग की, तो वो मानी जाती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के आने के बाद। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोनों ने मिलकर के लिखा था, मार्क्स और एंजल्स ने 1848 में। तो इसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया था, उसका नाम ही है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। जैसे मैनिफेस्टो रिलीज़ करते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, है ना, चुनाव से पहले अपना वो एक मैनिफेस्टो जारी करती हैं, वो उसमें घोषणा पत्र होता है ना, कि वो तमाम तरह की घोषणाएं करते हैं कि हम अगर सरकार बनाते हैं तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे,
ये कर्ज माफ़ होगा तो ये करेंगे वो करेंगे, तमाम तरह की जो बातें होती हैं। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्क का नाम है, 1848 में आया। दोनों का लिखा हुआ, एंजल्स का भी और कार्ल मार्क्स का भी, दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट किए थे इसमें। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ से कम्युनिज्म की एक ऑफिशियल बिगिनिंग मिलती है देखने को। द एम ऑफ मार्क्सिज्म इज़ टू ब्रिंग अबाउट अ क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक इच्छा रखते हैं कि काश हमारी सोसाइटी कास्टलेस हो जाए, कास्टलेस हो जाए। अभी एक बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिला, तमिलनाडु की एक लेडी लॉयर हैं, एमए करके कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने शुरू से ही इस चीज़ का विरोध किया कि एक जो जाति का ठप्पा लगता है वो हमारी आइडेंटिटी बनती है, तो हम इस बात को नहीं मानते। और शुरू से ही उन्होंने अपना कास्ट और रिलीजन वाला जो कॉलम है उसको खाली छोड़ रखा था। तो बाद में कोर्ट के ऑर्डर से ये हो गया कि भाई आइडेंटिटी के लिए कास्ट की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बाकायदे ऑफिशियली उनके लिए एक जो है सर्टिफिकेट जारी किया हुआ है, जिसमें कि उनके कास्ट की जगह पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो वो एक प्रयास है। इवन आई नो वन प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में है, चंडीगढ़ में, प्रोफेसर सुधीर कुमार। उन्होंने अपना सरनेम लगाना छोड़ दिया, सरनेम की जगह वो कुमार का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि सरनेम उनकी पहचान न बने, उनका व्यक्तित्व उनकी पहचान बने। तो जैसे हम लोग कास्टलेस सोसाइटी जो है उसके बारे में कल्पना करते हैं कि ऐसा अगर हो तो कितना अच्छा हो, ठीक उसी तरह से मार्क्सिज्म जो है वो क्लासलेस सोसाइटी की कल्पना करता है, बेस्ड ऑन द कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज। तो ये कैसे होगा, क्लासलेस कैसे बनेगी सोसाइटी? जब कॉमन ओनरशिप होगी, यानी सब लोग मालिक होंगे, नौकर कोई नहीं होगा, प्रोडक्शन का भी, डिस्ट्रीब्यूशन का भी, एक्सचेंज का भी। तो ये कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के हाथ में रहे, क्योंकि गवर्नमेंट, हम कहते हैं ना डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट हमारी होती है। आप याद कीजिए डेफिनेशन अब्राहम लिंकन का कि डेमोक्रेसी में कैसे पब्लिक रूल करती है, पीपल कैसे रूल करते हैं, है ना। तो मार्क्सिज्म का यही एम है कि क्लासलेस सोसाइटी बने, और कैसे बनेगी? जब कॉमन ओनरशिप होगी, सभी लोग ओनर हो जाएंगे, प्रोडक्शन के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी, एक्सचेंज के लिए भी। इस हिसाब से अगर देखें, मार्क्सिज्म इज़ अ मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी, भौतिकवादी दर्शन है। मैटेरियलिस्ट क्यों है? अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप आते हैं तो आप देखते हैं, आप समझ जाएंगे कि मैटेरियलिस्ट का वर्ड का यूज़ का मतलब क्या है। जैसे यहाँ जब कोई मैटेरियलिस्टिक होता है तो ये हम समझते हैं कि इसकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका कोई ध्यान नहीं है, ये केवल दुनिया के भोग पर ध्यान देता है, दुनिया में जो तमाम चीज़ें, जो ऐशो आराम की चीज़ें हैं उस पर ध्यान देता है। इसको अपनी आत्मा से कोई मतलब नहीं है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, ईश्वर भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो वो जो तमाम चीज़ें स्पिरिचुअलिटी वाली होती हैं, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में समझना बड़ा आसान है। कैसे हम उसको बात करते हैं परलोक की या दूसरे लोक की। तो एक हमारा लोक है जो कि धरती का है, और एक दूसरा लोक हमने बना रखा है जिसको हमने स्वर्ग का नाम दिया है, जिसको हमने ईश्वर की सत्ता, बैकुंठ, तमाम कितने नाम दिए हुए हैं। तो ये जो दूसरे लोक की बात होती है, परलोक, इवन कोई मर भी जाता है तो कहते हैं कि परलोक सिधार गए, यानी इस लोक से उस लोक में चले गए। लेकिन मार्क्सिज्म जो है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वो यहीं की ग्राउंड रियलिटी की बात करता है। ये बहुत देखिए समझने वाली बात है। जब आप मार्क्सिस्ट फ़िलॉसफी को समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि जब कोई कहता है आपसे कि अच्छा करो पुण्य मिलेगा, बुरा करो पाप मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा है तो दूसरे लोक में जाओगे तो वहाँ तुमको राज करने को मिलेगा।
तो ये मार्क्सिज्म जब आप समझ लेंगे तो आपको लगेगा ये बेवकूफ़ बनाने का षड्यंत्र है। भाई जो सुख या दुख है वो आपको इसी ज़िंदगी में जीना और महसूस करना है। ये तो एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई कि यहाँ नहीं, यहाँ सहलोक कष्ट, इसका सुख मिलेगा तुमको दूसरे लोक में जा कर के। अब वो दूसरा लोक सचमुच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो मार्क्सिज्म इज़ अ मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी। मार्क्सिज्म एक मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी है। दैट इज इट ट्राइज टू एक्सप्लेन थिंग्स विदाउट अज्यूमिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वर्ल्ड और ऑफ फोर्सेस बियॉन्ड द नेचुरल वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे नेचुरल वर्ल्ड के अलावा भी कोई दुनिया है, इसकी कल्पना नहीं करता मार्क्सिज्म। ठीक है, हमारे आसपास जो फोर्सेस हैं, जो सोसाइटी के आसपास जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, उसके अलावा भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, इस बात का विश्वास नहीं करता मार्क्सिज्म। इसीलिए इसको मैटेरियलिस्ट फिलॉसफी कहा जाता है मार्क्सिज्म को। इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे, हाँ देखिए एक और यहाँ पर एक सेंटेंस है, इट लुक्स फॉर कॉन्क्रीट साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ऑब्जर्वेबल फैक्ट। मार्क्सिज्म हमेशा कॉन्क्रीट चीज़ों की बात करता है, साइंटिफिक चीज़ों की बात करता है, जिसको लॉजिकली प्रूफ किया जा सके। जो दिखता है हमारी आंखों से, वो नहीं जो दिखता है नहीं है, जिसकी केवल हम कल्पना मात्र करते हैं, नहीं, जो ग्राउंड रियलिटी की चीज़ें हैं ये उसकी बात करता है। ऑब्जर्वेबल फैक्ट की बात करता है, जिसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, इट्स अपोजिट इज़ आइडियलिस्ट फिलॉसफी, और इसका जो अपोजिट है वो है idealist philosophy, which does believe in the existence of a spiritual world elsewhere। वही ना, परलोक, कि कोई spiritual world कहीं दूसरा भी है। idealist philosophy इस बात में विश्वास रखती है। and would offer for instance religious explanations of life and conduct। और उसी के आधार पर जो है कहा जाता है कि अपने जो आचार व्यवहार को है वो धार्मिक बना करके रखो, ठीक ठाक रखो, जिससे कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या कहें जन्नत मिलेगा क़यामत के दिन के बाद जब रूह का फैसला होगा। तो ये तमाम जो फिलॉसफी हैं, आइडियलिस्ट फिलॉसफी, उसके काउंटर पार्ट में जाकर के खड़ा होता है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी, जो ग्राउंड रियलिटी की बात करता है। बट वेयर एज अदर फिलॉसफीज मेयरली सीक टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, Marxism, as Marx famously said, seeks to change it। देखिए ये बड़ी बात है और समझने वाली बात है कि कैसे मार्क्सिज्म अलग है। कह रहा है जो दूसरी फिलॉसफीज़ हैं वो क्या कहती हैं कि दुनिया को समझो, दुनिया समझने की चीज़ है, जबकि मार्क्स कहते हैं कि नहीं, इसको बदलने की ज़रूरत है। इससे मुझे याद आती है वो डेफिनेशन ऑस्कर वाइल्ड की, जो वो औरतों के बारे में कहते हैं, वुमेन आर नॉट टू बी लव्ड बट अंडरस्टूड। औरतें समझने की चीज़ नहीं है, प्यार करने की चीज़ है। तो मंटो कहते हैं कि सादत हसन मंटो का कहना है कि औरत क्या चीज़ है, ये समझने के लिए पहले अपनी सोच को सुधारो कि औरत कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, खैर वो सब अलग बातें हैं। फ़िलहाल हम यहीं पर रुकते हैं इस पॉइंट के साथ कि मार्क्सिज्म जो है वो दुनिया को केवल समझने की बात नहीं करता जितने कि अदर फिलॉसफीज़ करती हैं, बल्कि मार्क्सिज्म चाहता है दुनिया को बदलना। कैसे बदलते हैं, कैसे सोच रखेंगे, आगे हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।